गोदी मीडिया, जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, बहुत सारे नाम हो चुके हैं, वो रेड कारपेट पर लौटने लगे। लौटने की आदत ही होती है वो प्रजाति विशेष की, तो रेड कारपेट पर लौटने लगे। आज तक रेड कारपेट पे किसी ने डंका नहीं बजाया था, पहली बार रेड कारपेट पर डंका बजते हुए आप देखेंगे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं रेड कारपेट पे डंका। लेकिन जब पामेरियंस रेड कारपेट पे डंका बजा रहे थे, लौट रहे थे, उस वक्त जिनपिंग ने मोदी जी को फंसा दिया था। 3 तारीख को अभी एससीओ की मीटिंग समिट होगा, लोग मिलेंगे जुलेंगे सब। 3 तारीख को चीन का सबसे बड़ा और सबसे खास दिन होगा। 3 तारीख को पूरी दुनिया के सामने चीन ताकत दिखाएगा। भारत में भक्तों का झुंड अब अपना नया ताऊ खोज रहा है और चीन में वो ताऊ नजर आने लगा है। आजकल तमाम चर्चाओं में कहते हैं भारत चीन मिलकर के पूरी दुनिया पर राज करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान से एक बड़ा दुश्मन है। लेकिन चीन से दोस्ती भक्त तो करने के लिए तैयार है चीन। सिर्फ भारत को, जो हमने कई बार अपनी चर्चाओं में कहा है कि चीन भारत को सिर्फ निचोड़ने का लक्ष्य रखता है, सिर्फ निचोड़ने का। जैसे नींबू निचोड़ देते हैं सुबह सुबह गर्म पानी में, वैसे ही भारत को निचोड़ना चाहता है चीन, इसके अलावा कुछ नहीं। भारत को अपने ऐतिहासिक पलों में शामिल भी करने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी चीज, मोदी जी के लिहाज से देखें तो बड़ा गजब हालत है। ऐसी फॉरेन पॉलिसी कौन ये जो है टूल्स है और ट्रिप्स प्लान करता है, वो प्लानर कौन है, उस प्लानर पर भी हमको चर्चा करनी चाहिए। मोदी जी कहां से आए हैं चीन में? जापान से पहुंचे चीन। और जब चीन में पहुंचे हैं तो चीन जापान पर विजय, जापान को चीन ने पहले युद्ध में, बड़े युद्ध में हराया है। चीन और जापान पारंपरिक दुश्मन रहे हैं। चीन जापान पर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहा है और मोदी जी जापान से आए हैं। अब चीन ने एक तो न्योता नहीं दिया, अगर न्योता दे भी दे तो मोदी जी के लिए मुश्किल, उसमें शामिल कैसे होंगे भाई? आप जापान से आए हो, अभी कहीं हम बहुत बड़ा डील करके आए हैं, दोस्ती मजबूत करके आए हैं, और चीन जापान को हराने के उपलक्ष्य में जश्न मनाने जा रहा है। तो एक साथ भारत की कंफ्यूज फॉरेन पॉलिसी और प्लानर जो है, ट्रिप एंड टूर्स के प्लानर, वो सब पर कई सारे सवालिया निशान है। तो जरा चर्चा में मोदी जी के चीन में जो डंका बजाने की खबरें आ रही हैं, उन खबरों का विश्लेषण करने का वक्त है। और हेमंत अत्री जी हमारे साथ हैं। हेमंत, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोदी का कोई इस्तकबाल करने नहीं आया तो मोदी ने वहां पर कराए कि लोग नचाकर अपने लिए रेड कारपेट बिछवाई। और दोस्तों, जब जापान से चाइना गया तो मोदी के लोग ही, अपने ही हाई कमीशन के लोग आए हुए थे। और दोस्तों, एक आम सा चाइनी बंदा जो ऑफिसर था वो आया हुआ था। मोदी के इस्तकबाल के लिए कोई भी बड़ा आदमी नहीं आया। और दोस्तों, पूरे दुनिया में मुंह काला हो गया है और अब चीन भी भारत को फंसाने वाला है। दोस्तों, चीन ने बड़ी जबरदस्त चाल रखी है। उसने 3 सितंबर को एक बहुत बड़ी परेड रखी हुई है, जो दोस्तों वर्ल्ड वार में जो चाइनीज लोग मारे गए थे उनकी याद में। और वहां पर मोदी को बुलाकर दोस्तों दुनिया के सामने और यूरोप के सामने उसे चढ़ाने की कोशिश की है। और यूरोप और अमेरिका को एक तरह से मोदी का दुश्मन बना दिया है। दोस्तों, मोदी वहां पर जाकर एक तरह से फंस गया है और मोदी को समझ ही नहीं आ रहा अब वो करे तो क्या करे। दोस्तों, देखते हैं एससीओ के बाद मोदी वहां से कैसे नाकाम होकर वापस आता है, क्योंकि मोदी अब चाइना से दोस्ती बढ़ाना चाहता है। लेकिन चाइना कभी भी दोस्तों मोदी और भारत के नजदीक नहीं होगा, क्योंकि चाइना अगर एक बात करता है तो दूसरे दिन चाइना की ऐसी धमकी आती है कि भारतीय जमीन से उठकर आसमान पे गए होते हैं, वो आसमान से पटक कर जमीन पर गिर जाते हैं। मुद्दों की बात कीजिए, आप अपने शेड्यूल की बात कीजिए, आप अपने एजेंडे की बात कीजिए, आप अपनी उम्मीदों की बात कीजिए और किस दिशा में ये बातचीत आगे बढ़ेगी, क्या चैलेंजेस। जो फॉरेन पॉलिसी की जो रिपोर्टिंग होती थी ट्रेडिशनली, जो हम लोग करते हैं कि जब कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी देश में जाने वाला होता है उससे पहले हम पॉइंटेड एजेंडा रखते हैं। एजेंडा क्या है कि ये हमारे पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर बात होने की संभावना, चाहे वो एससीओ हो, चाहे बायलैटरल हो, चाहे वो मान लो पुतिन के साथ है, वो हर एक वर्ल्ड लीडर के साथ जो भी मीटिंग है उसको उस रूप में रिपोर्टिंग भी की जाती है
और डिग्निटरी भी अपने आप को उसी रूप में कंडक्ट कर। दुर्भाग्य की बात यह है, फिर वही बात एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, आप लैंड किए वहां रेड कारपेट था, वहां पे नाच गाना था, वहां पे भारतीय समुदाय था, ये कोई रिपोर्टिंग करके आप पूरी दुनिया में क्या मैसेज देते हो? सारी दुनिया के लोग हंसते हैं आपके ऊपर, सब हंसते हैं कि व्हाट दिस नॉनसेंस यू आर स्प्रेडिंग। और आज तो वहां कमाल ही कर दिया, एक वहां पर एक जो है जो ड्रोन शो का एक पिक्चर मैंने भेजा है आपको, उसके ऊपर लिख दिया वेलकम मिस्टर मोदी, अपने यहाँ पर एडिट करके मैंने भेजे फोटोग्राफ आपको और कंट्रोल रूम को ही भेजे। ये भक्त इस लेवल पे पहुंच गए, इस सब की जरूरत नहीं है। मोदी भारत के प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से गए, एक मल्टीलेटरल फोरम है SCO, उसके अंदर भागीदारी करने गए। तो उन सारे मुद्दों पर बात होनी चाहिए आशीष भाई, जो हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, जो दोनों देशों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो SCO के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो पूरे वर्ल्ड में आज टैरिफ वार जो सारी स्थितियां चल रही है उसके लिहाज से कैसे, उसमें अमेरिका हमसे क्या चाह रहा था, चाइना से हम लाभ क्या उठा सकते हैं, चाइना हमसे क्या उम्मीद कर रहा है, रशिया के साथ हमारा क्या है, वो सारी चीजें अगर हम डिस्कस करें तो एक बेहतर पर्सपेक्टिव दर्शकों को भी दे सकते हैं और दुनिया को भी दे सकते हैं कि भारत की ये चीजें हैं। उनमें से किसी एक मुद्दे पर आपने ना तो आज बात देखी, ना कभी पहले देखी, और ना इस पूरी यात्रा के दौरान आप देख पाओगे। केवल और केवल एक नॉन सेंसिकल काइंड ऑफ डंका, जिसकी कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है। यही बात समझनी पड़ेगी कि ये फर्जीवाड़ा आप क्यों करते हैं। एक गंभीर विषय को आप सही विषय पे ला करके, क्या दुनिया हंसती नहीं होगी आपके ऊपर? आप बताइए, जो जिन देशों की आपने सूची बताई जो 3 तारीख वाले उसमें आएंगे, क्या वो ग्रीन कारपेट पर रिसीव होंगे या येलो कारपेट पर रिसीव होंगे, या बिना ही कारपेट के उनको नीचे उतार देंगे? What absurd and nonsense our media is talking। सोच के देखिएगा इतना। और यहाँ पर कवरेज के लिए कौन जाता है आपको बताऊं? जिसको भारत सरकार कहती है ना, फला चैनल को, फला अखबार को, कि ये लोग चाहिए, अपने खर्चे पे जाते हैं, अपने खर्चे पे। मोदी तो किसी को लेके नहीं जाते, एक एजेंसी को छोड़कर, अपने खर्चे पे इतने सीनियर लोग जा करके और वहां ये डंके बजाते। तो ये सोचिए, बैंकरप्सी हमारी फॉरेन पॉलिसी की भी है, इन मीडिया हाउसेज की भी बैंकरप्सी है कि यार इतने सीनियर, फिर किसी ऐसे ही छुटभैया को भेज दीजिए, कम से कम ये अब नाम तो खराब। अगर ये रिपोर्टिंग करने के लिए मान लीजिए आप मुझे अमेरिका भेजें कि ये रिपोर्टिंग करिए, मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? ये काम तो कोई सा भी बच्चा कर लेगा, जो हमारे वीडियो एडिटर हैं वो इनसे बेहतर कर लेंगे, वो भी हमसे इनसे ज्यादा अच्छे सवाल पूछ लेंगे वहां जाकर। सोचिएगा आप ये बात। और ये जितने बड़े बड़े फलाना एडिटर, ये एडिटर, वो एडिटर, पॉलिटिक्स में बात करेंगे, मुंह टेढ़ा करके बात करेंगे, इजराइल में जाकर रिपोर्टिंग देखी होगी आपने, ये देखी, बंकरों में घुस घुस के रिपोर्टिंग कर देने लायक। तो पूरे देश की फॉरेन पॉलिसी का और पूरे देश के मीडिया की जो भद पिटी है पिछले 11 साल में लगातार पिटती आ रही है, इनको अब भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे। ये जो SCO का मीटिंग होने जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आशीष भाई, इस ग्रुपिंग के लिए भी, और पूरी दुनिया के अंदर जो टैरिफ वार चल रहा है, जो ट्रंप ने शुरू किया, बड़े देशों पे इनका कभी असर नहीं पड़ता। चाइना इसको भुगत जाएगा, चाइना तो के लिए तो आपदा में अवसर है, वो तो भारत में फिर अपना माल डंप करना शुरू कर देगा, अपनी शर्तों में करता है। सवाल ये है कि हमारे पास क्या है ऑफर करने के लिए, और हम इस परिस्थिति का लाभ कैसे उठाएं। और इस पूरे मामले में 7 साल बाद, आपको पता है 2018 के बाद पहली बार मोदी जी चाइना गए। 7 साल का वक्फा पहले, अगर आपको ध्यान हो, 14 में जब मोदी PM बने थे, 14 से लेकर 18 तक 5 बार चले गए थे। और फिर चाइना में ही रहता था, एक पाँव वहीं रहता था। और बतौर चीफ मिनिस्टर भी यही हाल था, गुजरात के CM थे, और वहां पर मतलब कोई 1-1.5 साल के अंदर चाइना का दौरा होता ही होता था, जिसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ज्यादा अच्छे से प्रकाश डालते रहे बीच बीच में। अब सवाल आशीष भाई क्या है, जो मूल बात हुई है, इसको आपको दर्शकों के हिसाब से 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हमने ये शो की, ये जानना पड़ा था। सब इस शो का मैं मूल पर्पस बता दूं आपको। एक तरफ ट्रंप करते फिरते थे आप लगातार, हाउडी मोदी से लेकर के नमस्ते ट्रंप से लेकर के अब की बार ट्रंप सरकार, ये सब आपने किया, पूरी दुनिया ने देखा। और उसके बाद जो अभी हुआ 12-13 फरवरी को व्हाइट हाउस में, जिस तरीके से टैरिफ को लेकर उस आदमी ने लूज टॉक की, अभी सीज फायर को लेकर जिस तरह के लूज टॉक की ट्रंप ने, एक बार नहीं ज्यादा बार, 42 बार कर दी, पता नहीं क्या कर। अब सवाल ये है कि जो हमारे आर्मी के डिप्टी चीफ जनरल राहुल सिंह ने कहा था, क्या कहा था, उसका कोई जवाब सरकार ने दिया है क्या? उस पर कोई बात आगे बढ़ी क्या कि चाइना ने किस तरीके से पाकिस्तान का खुलकर मदद दी? कहीं कोई इसका जिक्र है? जो ये रिपोर्टिंग आप देख रहे हो, रेड कारपेट, येलो कारपेट और ब्लू कारपेट, इसमें इस बात का कहीं हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण? राष्ट्रवादी हो ना आप तो, राष्ट्रवाद का इकलौता टेंडर मोदी जी के पास है, उनके भक्तों के पास है और RSS के पास, किसी और के पास तो नहीं। मैं आपको राष्ट्रद्रोही, क्योंकि हम सवाल पूछते हैं, ठीक? तो उस पूरे घटनाक्रम को लेकर के राजनाथ भी जाए वहां। राजनाथ गए तो क्या बड़े छाती फैला के क्या किया कि स्टेटमेंट पे साइन करने से मना कर दिया। जब वो आपकी बात सुनने को ही तैयार नहीं है पाकिस्तान के कहने से, तो आप गए क्यों थे? अडानी भी घुमाए, डोवल भी घुमाए, जयशंकर भी घुमाए,
जयशंकर ने क्या लिखा था आपको पता है? कि मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिला और मैंने भारत और चीन के संबंधों में प्रगति के बारे में उनको अवगत कराया। सोचा आपने कभी? भारत का विदेश मंत्री चीन के राष्ट्रपति को दोनों देशों के बायलैटरल बता रहा है। तो इस तरह के चुटकुले आपको सुनने को मिलते रहेंगे, ये कोई वो नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं आज जो भारत की विदेश नीति, कूटनीति और सामरिक नीति, उसकी जो आप बदपिटती हुई देख रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण तो देखिए मोदी जी का उतना वो ना होना, एक्सपोजर ना होना या उतना पढ़ा लिखा ना होना एक पक्ष। जयशंकर जैसे व्यक्ति का सारी उम्र डिप्लोमेटिक उसमें रहा, कैरियर डिप्लोमेट, उसके बाद उसने जो भद पिटवाई वो दूसरा पक्ष। इसमें जो आपका जो ये पोमेरियन मीडिया है, इसकी भूमिका भी कम मत मानिएगा। अगर ये सवाल पूछना शुरू कर देते तो भारत की सामरिक नीति, कूटनीति का ये हाल नहीं होता। चूंकि ये सवाल नहीं पूछते, इसलिए इंडियन डायस्पोरा के लोगों को वहां बुला करके फोटो ऑप्टिक्स, डांस ये दिखाया जाता है। सीरियस मुद्दे पे आपने विदेश नीति पे कभी बात नहीं देखी। आज भी जब आप वहां पर गए हो तो बेसिकली क्या कहते हैं कि गैलवान घाटी में जो जून 2020 में जो घटनाएं हुई, उससे शुरुआत हुई भारत चीन के तनाव। यही कहते हैं ना सारे। हकीकत क्या आशीष भाई? हकीकत यह है कि अप्रैल 2020 में लद्दाख के तमाम एरियाज के अंदर चीनी सेना घुसी और वहां के लोगों ने बताया, तमाम लोगों ने बताया वहां पे। आप उसको फ्रिक्शन पॉइंट ही नहीं मानते, उसको शुरुआत ही नहीं मानते, आप उसको ले जाते हो गैलवान पे, जबकि ये अप्रैल से शुरू हुआ था। इसको आप क्यों नहीं मानते? अगर आप अप्रैल से बिल्डअप शुरू करेंगे तो फिर सवाल आएगा कि चाइना कितना अंदर घुसा था और वो वापस गया कि नहीं। मोदी जी ने पहली स्टेटमेंट कह दी, ना कोई आया है ना कोई घुसा है, ठीक। उसके बाद गैलवान हो गए। आप क्या कहते हो कि मई 2020 का हमें स्टेटस को एंटे चाहिए। मैं आज मोदी जी से भी पूछ रहा हूं और सारे भक्तों से भी, कॉमेडियन से भी पूछ रहा हूं, मीडिया से, कि वो स्टेटस को एंटे हो गया क्या? और अगर वो नहीं हुआ तो संबंध सामान्य कैसे हो? बता दीजिए कैसे? अगर जो पाकिस्तान को अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके की लाइव मदद की चाइना ने, उस पर कोई बातचीत पे सहमति नहीं बनी, तो आपको राष्ट्रवाद इंपॉर्टेंट है, भारत की जो सॉवरेंटी है, संप्रभुता है, वो इंपॉर्टेंट है या व्यापार इंपॉर्टेंट? सवाल तो जवाब बताना पड़ेगा ना। सॉवरेंटी इंपॉर्टेंट होगी ना, तो उसको लेकर के आप क्या कर रहे हैं? तो बेसिकली सारे का सारा एजेंडा ही गलत है कि जून 2020, नो, ये अप्रैल 2020 जब उन्होंने हमारे यहां अतिक्रमण किया, उन अतिक्रमणों ने ही वो सैन्य गतिरोध पैदा किया जो आज 5 साल के बाद भी यथावत बरकरार है। सारे जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट हैं वहां पर सैनिकों की वापसी के बावजूद न तो तनाव कम हुआ है और न ही सेना हटाई गई। हजारों चीनी सैनिक भारी हथियारों से लैस सीमा पर हैं। मना करे सरकार? जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के मेजर्स ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप क्या करोगे? व्यापार करने चले जाओगे? ऑपरेशन सिंदूर 10 मई को खत्म हुआ, आज क्या है 30 अगस्त। किसी एक मसले पर चाइना के आपने कोई सवाल पूछते देखा है? किसी मीडिया को, किसी गोदी मीडिया को, पोमेरियन को, किसी कूटनीतिक को जवाब देते देखा है? राजनाथ को जवाब देते हुए चाइना के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। क्यों? ऐसी क्या चीज है और क्या व्यापार इतना जरूरी है आपके लिए? सवाल यह है कि इतनी भारी कीमत चुकाकर आज भी हमारी सेना भी तो है ना, फिर वहां पे वो खड़े हैं भारी गोला बारूद के साथ, तो हमारे भी उतने सैनिक खड़े हुए। तो चीन ना तो यथास्थिति उन्होंने बहाल की और ना वो बहाल करने के मूड में। ये तो बड़ा साफ हो गया। कितने राउंड की मीटिंग होगी, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी होगी, आर्मी ऑफिसर्स की भी होगी, उसके बावजूद ये सेनाओं का वहां खड़े रहे। नए सिरों से नया सिरा जो उससे झड़पों का जोखिम, आप क्या कहते हैं, इनकार हो जाएगा? हो सकता है जब आमने सामने खड़े होता आप, और नहीं तो पहले बफर होता था। अब सवाल यह है कि आप कितने ही दावे करते हैं कि स्थितियों में सुधार हो रहा है। चाइना के मन में जो कुछ है वो यथावत, जो फ्रिक्शन पॉइंट्स थे वो आज भी। फिर आप किस चीज का डंका बजा रहे हो? मेरा सवाल आपसे क्लियर है। और अगर आप ये बताने जा रहे हो, अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि हम ट्रंप को सबक सिखा देंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ट्रंप को सबक सिखाने के लिए तरीके दूसरे होते हैं, ये तरीका नहीं होता दुश्मन की गोदी में जाके बैठे। हेमंत भाई, मैं आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूं, ट्रंप को सबक वबक नहीं, ये कंफ्यूज फॉरेन पॉलिसी का जीता जागता उदाहरण है। ये सब कंफ्यूज है। ऐसा होता ना, एक क्या कहते हैं, अनाड़ी के हाथ में जो है अगर कुछ पकड़ा दो आप, तो क्या होता है, वो कहावत पे नहीं जाएंगे, लेकिन ये अनाड़ी जैसे ही देश चला रहे हैं। 11 साल से अनाड़ी जैसे, इधर ठोक दिया गाड़ी, उधर ठोक दी, अनाड़ी के हाथ में आप गाड़ी दे दो, कहीं ठोक दिया, बम्पर आगे का भी पिचका है, पीछे का भी पिचका है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऐसे नहीं कह रहा हूं। जरा दिखाइए उस रिपोर्ट की जो 3 सितंबर वाली, उसकी रिपोर्ट की अगले मतलब लास्ट हिस्सा, उसका पैराग्राफ लाइए। इस बस पैराग्राफ को दर्शकों से कह रहा हूं, पढ़ेंगे गौर से। अभी देखिए, डंका चीन में बज रहा है, चीन के साथ दोस्ती करने गए हैं मोदी जी, अब जिनपिंग और मोदी बन के मिल करके ट्रंप को सबक सिखाएंगे। अब इसको पढ़ लीजिए खाली गौर से। भारत चीन के साथ संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता,
लेकिन उसकी प्राथमिकता क्वाड जैसे पहलों में जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में संतुलन बनाना है। अब समझ रहे हैं, एक तरफ चीन के साथ आप जा रहे हो और देश भर में अपने प्रचारित करवा रहे हो कि अब ट्रंप का मुंह तोड़ देंगे, मुंह तोड़ जवाब ट्रंप को देंगे मोदी जी 56 इंच की छाती के साथ। दूसरी तरफ इसका एक पहलू है कि इंडो पैसिफिक में संतुलन बनाने के लिए क्वाड, आप क्वाड से भी नहीं भाग सकते हो, क्वाड से भागोगे तो फिर ट्रंप और क्या करेगा। ऐसे में चीन की सैन्य परेड में मौजूदगी भारत के लिए राजनीतिक रूप से गलत संदेश दे सकती है। चीन की 3 सितंबर की विजय दिवस परेड दरअसल जापान पर जीत की याद से जुड़ी है। इसमें शामिल होना जापान की संवेदनाओं के खिलाफ माना जा सकता है, जबकि भारत जापान को अपना करीबी साझेदार मानता है। एससीओ में मौजूद रहकर भारत क्षेत्रीय सहयोग और कूटनीतिक संवाद का हिस्सा भी बना भी है, लेकिन परेड से दूरी रखकर स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर दिया है। देखिए कंफ्यूजन कितना है, इसी 6 लाइन में 60 कंट्राडिक्शन है हेमंत जी। इस तरह एक और जहां बीजिंग में रूस, चीन, उत्तर कोरिया की नजदीकी का प्रदर्शन होगा, वहीं भारत अपनी रणनीतिक संतुलन की नीति पर कायम रहते हुए केवल एससीओ मंच तक सीमित रहेगा। अब हटा दीजिए, अब जरा ये मुझे खाली ये 8 लाइन करीब थी, 8 लाइन समझा दीजिए मुझे। कोई मतलब विदेश नीति आप भी पढ़ते हैं, उसको आप भी समझने की कोशिश करते हैं, हम भी समझते हैं। आप जरा मुझे समझा दीजिए, जितना आपने विदेश नीति आज तक पढ़ी है कि एक तरफ ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देना है, अब अमेरिका को उधर राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट छपता है, कोई अस्थायी दोस्त चीन मोदी गए हैं, आज है ना कि राजनाथ ने ट्रंप को दे दिया करारा जवाब, कोई अस्थायी दोस्त और अस्थायी दुश्मन नहीं है। ये किसके लिए कहा? चीन के लिए कहा कि अस्थायी दोस्त और अस्थायी दुश्मन नहीं है, वो दुश्मन हमारा दोस्त बन सकता है। दूसरी तरफ क्वाड को लेकर के भी डरे हुए हो, अंदर से क्वाड को लेकर डरे हो, उधर जापान से डरे हो, उधर ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ पाओगे, अमेरिका ट्रंप के सामने जुबान नहीं खोल पाओगे, चीन में कैसे दोस्ती बनाओगे, कितना कंफ्यूजन। फिल्म बना दो भाई साहब, आप फिल्म बना दो, सुपरहिट होगी, कॉमेडी फिल्म, गंभीर नहीं, कॉमेडी फिल्म। देखिए आशीष भाई, अगर इस पूरे गंभीर विषय को इसी गंभीरता के साथ चर्चा की जाए तो ये जो कुछ आप अखबारों की कटिंग से सारी चीजें दिखा रहे हैं, दीज आर ऑल नॉनसेंस, इनका कोई मतलब नहीं है। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, कूटनीति और विदेश नीति बेहद गंभीर मुद्दा है, उसको समझने की जरूरत है कि आज आप कहाँ खड़े हो। आपसे ट्रंप के रूप में गलत नंबर डायल हुआ, उसने आपको फॉर ग्रांटेड मान लिया, आपके इन्हीं ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स के कारण पूरी दुनिया को ये पता लग गया कि ये बिल्कुल खोखले हैं, इनको ये नाच गाना ही पसंद है, इनको इश्यूज बाइलेटरल्स, ट्राइलेटरल्स, मल्टीलेटरल्स इनको कोई समझ नहीं। और जो भी यहाँ पर एससीओ में होगा अगले 2 दिन, आज से लेकर कल, उसमें अमेरिका की पूरी दुनिया की बहुत बड़ी नजर है, गंभीर नजर है कि ये किस दिशा में आगे बढ़ेगी चीज। ट्रंप आपको पता है बहुत ही सनकी आदमी है, मर्क्यूरियल आदमी, और उसको आप कभी भी चीजों को गेज नहीं कर सकते कि वो आदमी किस दिशा में जाए। केवल एक छोटी सी बात देखिए, एक बहुत छोटा उदाहरण में, हम जैसे कम पढ़े लिखे लोग जो आर्टिकुलेट कर सकते हैं लेमैन के, वो क्या है? भारत अमेरिका का कभी कंपिटिटिव तो नहीं है ना किसी भी रूप में, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हम तो। हमारे ऊपर तो ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है, और चाइना जो उनका हर तरीके से राइवल है, सामरिक तौर से लेके आर्थिक तौर से लेके हर तरीके से, उस पर 30%। ठीक, आप ट्रंप की सोचिए, और उस ट्रंप के खिलाफ आप जाकर चाइना की मदद ले रहे हैं। आपको क्या लगता है ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग में कोई भेद है क्या अंदर खाने? केवल दिखाने के लिए है, केवल दिखाने के लिए। भारत पे जो 25% पेट्रोल खरीदने के कारण, कच्चा तेल खरीदने के कारण जो सेस लगा है, जो इस तरीके टैरिफ लगा है एक्स्ट्रा 25%, क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी लगाया है क्या ट्रंप ने? वो जवाब है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में रूटीन वाला है। ठीक, तो ये तो ट्रंप की नीति है। हमारे यहाँ पैसा हजारों लाखों करोड़ रुपया कौन कमा रहा है? अंबानी। दंड कौन भुगत रहा है? आम जनता, जिनकी नौकरी जाएगी, जो मध्यम किस्म के छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी, एमएसएमई, ऐसे जो भी एसएमई, जितने भी लोग, मौज कौन काट रहा है? वो लोग। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि ये फिर जो विदेश नीति की ऑप्टिक्स आपको दिख रही है ठीक ही दिख रही है? ये सब मिली भगत का खेल है सारे का साथ, आपको नहीं लगता? अभी रशिया ने क्या कहा कि हम जो ये टैरिफ लगाए हैं ट्रंप ने, तो भारत की मदद करेंगे और 5% सस्ता तेल और देंगे जो एग्जिस्टिंग। तो उससे किसको, भारत को लाभ हो रहा है क्या? भारत के लोगों को लाभ हो रहा है? मोदी जी के दोस्त व्यापारी